मैं चाहूंगा कि आप सभी इस शब्द का उच्चारण करें, बहुत प्यार से कहें, ओम शांति। ये प्यार है, इतना ठंडा ठंडा और फीका फीका। प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। सभी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा। उमंग उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। सबने हाथ जोड़ा? बिना हाथ जोड़े नमस्ते कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? सभी का मॉर्निंग गुड है? बहुत अच्छा। परमात्मा पिता का और ब्रह्मा कुमारी इस मंदसौर का, हमारे आदरणीय विधायक जी सिसोदिया जी को, डॉक्टर्स को, आप सभी को जो सभा में बैठे हैं, अति गणमान्य मंदसौर शहर के और प्रबुद्ध जनों का दिल से हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, स्वागत भी करते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया। एक बार ताली बजाएं जोर से। जब भी मैं कहूँ ताली बजाने के लिए तो आप बजा दीजिएगा। उसके दो फायदे हैं, एक तो आप थोड़ा सा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी दब जाएगा, दूसरा आपकी ताली से आजू बाजू वाला जग भी जाएगा, ठीक है ना। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्लास में बैठ करके फिर नींद भी आ जाती है, ठीक है ना, आध्यात्मिक बातें सुनकर। इससे पहले कि मैं विषय के ऊपर अपने अपने विचारों को व्यक्त करूं, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। निवेदन कर सकता हूं? ठीक। निवेदन नंबर 1 ये है कि जैसे भाई साहब भी कह रहे थे, बहन भी कह रहे थे कि गिरीश भाई ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके जैसे ही साधारण व्यक्ति हूं, ठीक है। और उम्र में तो छोटा भी हूँ आप लोगों से, कई लोगों से, ठीक है। ज्ञान में भी छोटा हूँ, शारीरिक वेट में भी कम ही, ठीक है। ऊपर के फ्लोर में तो बहुत ही कम हूँ। किसी के दुख पे ऐसा नहीं हंसते बहने, ठीक है। एक तो मैं अपने दुख की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ और आप लोग हंस रहे हो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, आप मुस्कुरा सकते हैं प्लीज, ठीक है। हर बात में आंखों की दृष्टि में भी कम हूँ। दो भगवान ने आंखें दी, तो डॉक्टर साहब ने दे दी, तो दिखता ही नहीं है इसके बिना। तो बहुत सारी चीजों में मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और कम हूँ। और मैं समझता हूँ छोटा व्यक्ति जो होता है ना, बड़े लोगों को ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। छोटा बड़ों को ज्ञान दे सकता है, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। दे सकते हैं? नहीं वो ठीक है भैया, मैं सब चीजों में छोटा हूँ, इस मामले में बड़प्पन हो जाऊं। छोटा बड़े को ज्ञान दे सकता है या नहीं, हाँ या ना? पक्का? जिनको लगता है दे सकते हैं वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा। तो घर में जब आपका बच्चा या बच्ची कहती मम्मी इतना रोती क्यों, तो समझता क्यों नहीं है, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? तो पता है उनको क्या लगाऊंगी कि चुप बैठ, तेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बहुत ज्यादा मालूम। जब घर में समाज में कोई छोटा हमें कुछ बताते हैं, तब तो हम उंगली दिखा देते हैं, और यहाँ पर हाँ 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 हाँ, छोटा बड़े को ज्ञान दे सकता है। मैं आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ। छोटा बड़ों के साथ बातें तो कर सकता है, हाँ या ना? और बड़ों को छोटे के साथ बात करनी चाहिए, कुछ तो बोलिए। हाँ। तो हम अगले 5 दिन सिर्फ वार्तालाप करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। आप बीच में खड़े होकर, आप जैसे भाई साहब ने इतने प्यार से कहा आपका बड़प्पन है, ऐसे बीच में बोल सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। आप ये भी कह सकते हैं टकलू बकवास कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है, ये सब तुम लोगों के लिए होता होगा, हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो भी मैं उसको बहुत प्यार से सुन लूंगा
उसके पीछे दो कारण हैं। कारण नंबर एक, क्योंकि मैं 15 साल से शादीशुदा हूँ। आप लोग किसी के दुख पे ऐसे कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है? आप सबसे ज्यादा सुखी है, ठीक है ना? अगर समझ में नहीं आया तो चलिए। भाई पति को तो सहन करना ही पड़ता है, ठीक है ना? माताओं को ज्यादा सहन करना पड़ता है या पतियों को सहन करना पड़ता है? छोड़िए, रहने दीजिए। आप अंदर की बात बताना नहीं चाहते हैं तो मैं फिर ज्यादा आप पर प्रेशर नहीं डालता हूँ। दूसरी बात, गिरीश भाई को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं आध्यात्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो शादी वाली बात तो हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन जो वही बात है कि आध्यात्मिक होने से ये हमको फायदा होता है कि किसी की भी बात भले ठीक ना भी हो, उसका प्रभाव, उसका असर से हम थोड़ा सा फ्री रहें। ठीक है, तो हम आपके साथ बातें करेंगे, आप भी हमसे बातें करना। मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, हाँ या ना? आप लोगों को आप मुझे पसंद करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मंदसौर की मक्खी को मुझे बहुत पसंद आ रही है। वो मेरे नाक पे बैठ रही है, हमारे सर पे बैठ रही है, पता नहीं उसको मुझ पे क्या आकर्षण हो गया है, ठीक है? हाँ, तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, आप लोग क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मुझे सही उत्तर नहीं, मतलब इम्प्रेसिव उत्तर, बहुत ही अच्छा उत्तर नहीं चाहिए। जो आपको ठीक लगता है वो उत्तर चाहिए। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी नेचुरल, ठीक है? आप भी मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का, ठीक है? और ये प्रश्न उत्तर के प्रोसेस में, इस तरीके से हम विषय को बहुत सारे लोगों के अलग अलग मान्यताएं, विचारधारा, भावनाएं, अंडरस्टैंडिंग से हम विषय को समझेंगे। हो सकता है गिरीश भाई एक पर्टिकुलर विचारधारा को ही मानता हो, क्या वो एक माता को अप्लीकेबल है, एक बहू के लिए अप्लीकेबल है, एक प्रोफेशनल के लिए पॉसिबल हो सकता है। वो बोल सकते हैं नहीं नहीं आपके लिए तो पॉसिबल है, हमारे लिए नहीं पॉसिबल है, हमको टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर इतना सब आयोजन करके इसका तो कोई फायदा ही नहीं। उदाहरण के लिए घर में बच्ची की शादी की बात चल रही है और घर वाले सब बैठ करके उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिता ने कहा, बेटी के पिता ने कहा अभी जून मास में शादी करते हैं। तो चाचा ने कहा नहीं 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 बहुत गर्मी होती है। हाँ, तो मामा ने कहा तो फिर कब करें? ठीक है फिर अगस्त में करो, बहुत बारिश होती है। तो मामा, चाचा और पिता तीनों के अभिप्राय अलग अलग हैं। तीनों आपस में दुश्मन नहीं है, बस तीनों का एक ही उद्देश्य है, वो जो शादी का जो कार्यक्रम हो किसी को भी तकलीफ ना हो, बहुत स्मूथ हो, किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह आप अपने विचारधारा, बहनें अपनी विचारधारा, एक गृहिणी अपनी विचारधारा, एक बिजनेस करने वाले अपनी विचारधारा, कोई बच्चा अपनी विचारधारा, ब्रह्मा कुमारी इसकी अपनी विचारधारा, सब मिल करके हम एक किसी मूलभूत बात को समझे ताकि सब उसको करें, ताकि हम सबका जीवन अच्छा हो, हम सबका जीवन रूपी कार्यक्रम अच्छा हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसका अर्थ ये है कि गिरीश भाई को ही ये 5 जो विषय में चर्चा करूंगा मैं ही एक्सपर्ट हूँ, आपको कुछ नहीं आता ऐसा नहीं है। हम सब मिलके, आप हम मुझसे ज्यादा अनुभवी हो सकते हैं, भाई साहब मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं 100%। उन्होंने जीवन के इतने सारे लोगों से वार्तालाप की, उनकी समस्याओं का समाधान किया, तो शायद मैंने नहीं भी किया होगा। तो हम सब मिल करके चर्चा करते हैं, ठीक रहेगा? दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि हम कार्यक्रम वैसे 7:30 बजे था, अब हम शुरू कर रहे हैं। वैसे तो इनॉग्रेशन हो गया, हर दिन तो हमको इनॉग्रेशन नहीं करना है, और फिर समय तो 9 बजे का ही है, फिर आपको अपने कारोबार में घर परिवार की जिम्मेवारी भी है।
और अगर हम आप सब मान लीजिए समय पर आए, मैं तो इंतजार कर रहा था, हम तो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब आप इकट्ठा हो और हम आए। तो अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम 7:30 के पहले पहुंच जाएं, तो हम 7:30 बजे शुरू करें और 9 बजे उसको डॉट खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि मैं एक टीचर रहा हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने करीब 10 साल पढ़ाया है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। तो एक बार मैंने अपने विद्यार्थियों को पूछा, आपको कौन से शिक्षक पसंद आते हैं या शिक्षक में कौन से मूल्य आप देखना चाहते हो, ठीक है ना, कौन से गुण आप अपने टीचर में प्रोफेसर में देखना चाहते हो। तो काफी बच्चों ने बहुत सारी बात कही, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात एक विद्यार्थी की लगी। उन्होंने कहा, शिक्षक वही सबसे अच्छा होता है भले लेट क्लास शुरू करे लेकिन टाइम पर खत्म कर दे। ताली नहीं बजाए, मैं वैसा नहीं। जितना लेट आप करेंगे उतना मैं भी लेट करूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करिए, मजाक कर रहा हूँ, मैं 9 बजे खत्म कर दूंगा आज। आप आपके भी समय का बहुत महत्व है, लेकिन फिर हम कोशिश करें समय पर शुरू करें और समय पर समाप्त करें। और कुछ आपके प्रश्न होंगे तो मैं फिर पर्सनली भी आपसे मिल सकता हूँ, ठीक रहेगा। तीसरा आपसे नम्र निवेदन है और सबसे महत्वपूर्ण निवेदन है कि अगले 5 दिनों में मेरी कोई भी बात जो मैं कर रहा हूँ उसे नहीं माने, उसे नहीं स्वीकार करें। अभी वाले स्वीकार कर लीजिए, मतलब ज्ञान की कोई कोई जो भी बातें मैं बोलूंगा सुन लीजिए, बट डोंट एक्सेप्ट इट, ठीक है। क्यों? जनरली लोग ये कहते हैं, मैं जो सुनाने वाला हूँ उसका 10% भी आप अपने जीवन में धारण करोगे तो जीवन उत्सव हो जाएगा। गिरीश एकदम उल्टा कह रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल भी मेरी कोई भी बात को स्वीकार ना करें। क्यों? पहला कारण, क्योंकि मैं भारत के लोगों की मनोवृत्ति, इंडियन साइकी, भारत के लोगों की जो साइकोलॉजी होती है उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भारत के लोगों की आप भी भारतीय हैं और मुझे बड़ा गर्व है भारत के भारतीय होने का। कल हम परसों हम गांधीनगर में स्वैक का प्रोग्राम कर रहे थे, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में प्रोग्राम कर रहे थे। ऐसा ही ऑडिटोरियम था, 400 एयर वॉरियर्स थे, उनके एयर मार्शल बैठे हुए थे, सब सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। ऑपरेशन सिंदूर में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था, वेस्टर्न कमांड का और स्वैक का। और मुझे बड़ा गर्व होता है जब हम भारत के सेनानियों के साथ हम बातें करते हैं। तो भारत की मनोवृत्ति मैं आपको बताता हूँ, वो जो मैं कह रहा हूँ उसका आधा भाग मैं बताऊंगा, उसका पीछे का फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है। देखो तो सही आप कितने भारतीय हैं, ठीक रहेगा? आप लोग कोशिश करेंगे? हाँ या ना बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, जब तक मेरे विद्यार्थी हाँ नहीं कहते ना नहीं कहते मुझे समझ में नहीं आता इनको समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। मेरी कोई भी बात को आपको स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हम भारत के लोगों की एक विशेषता है, उसका पहला भाग, हम सुनते सब का है। जोर से बोलिए। तो मुझे काय बुलाया इधर? अब जब करना अपना ही है, करना मन का ही है, करना खुद का ही है, तो ये जो आयोजन है ना, ये सब व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। समय, धन, संपत्ति, व्यक्ति, जितने भी रिसोर्सेस, क्योंकि करना हमको वही है 9 बजे जाकर के। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मंदसौर के भाई मैंने बहुत अच्छी, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप सुने, समझें, फायदेमंद लगे, बेनिफिशियल लगे, वैल्यू ऐड हो जीवन के किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही है और भारत के लोग तो बिल्कुल ही ऐसे हैं। 5 रुपए का पेन स्टेशनरी की दुकान में जाके बच्चों के लिए मान लो आपको खरीदना हो या आपको बहुत जरूरत हो, 5 रुपए की कोई कीमत नहीं है आज के जमाने में। हमारे माताओं के
कमरे का अगर हम सीबीआई इंक्वायरी कर ले, रेट डलवा दे, तो 5 रुपए के अनेक कॉइन मिलेंगे, कहाँ कहाँ मिलेंगे पता नहीं चलेगा। चिल्लर होता ना, हम रख देते हैं कवर्ड में, फिर उठाते भी नहीं है, क्योंकि आज 5 का तो कोई महत्व ही नहीं है। 5 रुपए का पेन भी अगर खरीदना होगा ना, तो मीठे प्यारे भाई बहनों, हम सिर्फ 5 रुपए देकर पेन कीसे में नहीं रख लेते हैं, लिख के जरूर देखते काम कर रहा है कि नहीं। 5 रुपए का पेन को भी आप स्क्रूटनाइज करते हो जी, इवैल्यूएट करते हो, निरीक्षण करते हो, परीक्षण करते हो। तो ये तो जीवन को उत्सवमय बनाने की इतनी सारी बातें हम चर्चा करेंगे। और आदरणीय डॉक्टर साहब ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि ऐसे इतने सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि राजयोगा मेडिटेशन से कितना फायदा होता है, शरीर के लिए भी, मन के लिए, वो सब हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, गिरीश भाई कह रहा है इसीलिए नहीं स्वीकार, और गिरीश भाई बहुत इंटरेस्टिंग होकर कह रहा है, फायदा दिखना चाहिए। और आज दुख की बात ये है कि आदरणीय भाई साहब ने कहा गिरीश भाई इतने बिजी रहते, इतने बिजी, दीदी ने भी कहा बहुत बिजी रहते, बिजी किसके लिए बिजी हैं जी, ये करना बहुत जरूरी है। फॉर व्हाट एम आई सो बिजी। और कई लोग कहते हैं बिजी फॉर नथिंग, बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। और बिजीनेस का एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि वही कार्य जो इतने समय में होना चाहिए, वो शायद मुझे थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है। और क्योंकि ज्यादा समय ले रहा है, इसीलिए मुझे मेरे लिए वक्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास टाइम की कमी है, इसका मतलब ये है कि मेरी एफिशिएंसी कम हो गई है। वही चीज को मैं इतने समय में कर सकता था, वो मेरे को लिए इतना टाइम ले रहा है। और उसका एक कारण ये है कि हम कार्य के प्रति, करने के प्रति हम ज्यादा चिंता ज्यादा कर रहे हैं, परेशान ज्यादा हो रहे हैं, वरीज ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हम बहुत कंसंट्रेट होकर के नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें, कार्यक्रम शुरू करें। वैसे तो इसका जो कैनोपी थीम है, इसका जो मेन थीम है, वो है आध्यात्मिकता के पथ पर जीवन उत्सवमय बन जाए। कभी कभी ऐसा पाया गया है कि आध्यात्मिक लोग कहाँ उत्सव मनाते, वो तो बेचारे होते हैं, सन्यासी होते हैं, साधारण होते हैं, वो कहाँ उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनाना मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग और डेफिनेशन ही हमारा अलग हो गया है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह, इसकी सिनर्जी को, इसके समन्वय को हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहला प्रश्न, आपने मुझे छुट्टी दी है प्रश्न पूछने का। पहला प्रश्न, आध्यात्मिकता क्या है? उसका पद तो पीछे आएगा, लेकिन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी को धारण करना है, स्पिरिचुअल बनना है, नहीं बनना है, वो तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पर प्रश्न ये कि है क्या चीज ये आध्यात्मिकता। अच्छा, मैं आपको और इजी करके पूछता हूँ, ठीक है? आप लोगों में जिनको लगता है गिरीश भाई आध्यात्मिक है, आप में से जिनको लगता है, वो जरा हाथ ऊपर उठाए। दोज हु कंसिडर दैट गिरीश भाई इज स्पिरिचुअल, हाथ ऊपर उठाए। ठीक, अगली बार दीदी मंदसौर में मैं आऊंगा ही नहीं। कितने कम लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। और वो तो भाई साहब ने ऑलरेडी आपको सुनाया था, मैं 25-30 साल से लगा हुआ 2 दशकों से, फिर भी आपको नहीं लगा। छोड़िए, कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न, जिनको लगता है मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, वो जरा हाथ ऊपर उठाए। अब तो क्यों हाथ ऊपर उठाएं, जब आपको बुरा ही लग रहा है तो ठीक है। अब तो मैं मंदसौर जरूर आऊंगा, ठीक है ना? तीसरा और अंतिम और सबसे खतरनाक प्रश्न, आप में से कृपया करके वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया ही नहीं अभी तक, और बताइए आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। और ये सबसे खतरनाक श्रेणी है। वो वहां बैठ के बोल रहे टकलू हमको क्या पता तुम क्या हो, तुम ही बताओ कि हम तो आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं। ये भी करेक्ट है, हाउ डू यू नो वेदर आई एम स्पिरिचुअल। चलिए, फर्स्ट, जिन लोगों ने कहा कि गिरीश भाई आध्यात्मिक हैं, शायद उनके कहने के पीछे का अंडरस्टैंडिंग भाव ये होगा कि गिरीश भाई बहुत अच्छा क्लास कराता है।
कई लोगों ने सुना भी होगा पहले भी, यूट्यूब में आजकल तो सब कुछ आ जाता है, रिकॉर्डिंग ही हो रहा है, लाइव भी हो जाता है आजकल। दोस्तों, हमारी माताएं बहुत अच्छा भोजन बनाती है, भाई बहुत अच्छी तरह मेहनत करके अपने प्रोफेशनल फील्ड में कार्य करके, ऑक्यूपेशन का कार्य करके बहुत अच्छी तरह धन अर्जन करते हैं अच्छी रीति से। गिरीश भाई बहुत अच्छी रीति से ज्ञान सुनाता है। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गीत गाती थी। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा एक्टिंग अभी भी करता है। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। एक चोर बहुत अच्छी रीति से चोरी करता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति इतनी सफाई से झूठ बोलता है, सामने वाला उसको सत्य मान लेता है। आतंकवादी खुद भी मरता है, अनेकों को बहुत मजे से मारता है, डरता नहीं, बहुत अच्छी तरीके से मारता है लोगों को। प्रश्न, क्या ये सब लोग आध्यात्मिक हैं? हेलो, आपने जो मुझे छुट्टी दी है ना चर्चा करने की, भारी पड़ने वाला है अभी। कुछ लोग बोल रहे टकलू पहले वाला अच्छा था, तुम चालू रखो, हम सुन के निकल जाए यहाँ से। सॉरी, ये कोई प्रवचन नहीं है। और अगर आप प्रवचन के उद्देश्य से आए हैं तो थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है। आपको बहुत कुछ चिंतन करना है, बहुत कुछ सोचना है। पेन ऐसे ही लिया नहीं ना, देखा ना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं भैया ये दूसरा वाला तो बीच बीच में अटक रहा है, ये स्मूथ नहीं है, इसका ग्रिप अच्छा नहीं है, ये लंबा है, ये पतला है, कितने सारे आपके जजमेंट्स आ जाते, चॉइसेस आ जाते जीवन में। ऐसे ही जी रहे हैं। अच्छी बात है, आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप अच्छी तरह बिजनेस या फिर धनार्जन करते हैं गिरीश भाई अच्छी तरह, लेकिन दैट्स नॉट दी, सिर्फ वही एक मापदंड नहीं हो सकता है। और कई बार हमने देखा है लोग थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, पता है वो उनको क्या कहते हैं? वर्क इज वर्शिप। तो फिर आतंकवादी भी तो वर्क कर रहा है, उसको भी वर्शिप मान लो, उसका काम ही है जी। उसको एक डायरेक्शन देना जरूर, उसमें एक मिसिंग डायमेंशन है, वो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और आज जैसे सर कह रहे थे, ये वर्क 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 के कारण और स्ट्रेस हो रहा है जी। बच्चे को पढ़ने का वर्क, उसके कारण उसको स्ट्रेस हो रहा है, टीचर को पढ़ाने का स्ट्रेस, गृहिणी को घर के काम का स्ट्रेस, डॉक्टर को पेशेंट्स को इलाज करने का स्ट्रेस, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक को फिर स्ट्रेस ही है ना। तो एक तरफ हम कह रहे हैं वर्क इज इक्वल टू स्ट्रेस, दूसरी तरफ कह रहे हैं वर्क इज वर्शिप, दोनों तो नहीं हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, फिर कुछ तो मिसिंग है। दूसरा, कई लोगों ने इसीलिए भी गिरीश भाई को आध्यात्मिक कहा ना, क्योंकि मैंने व्हाइट ड्रेस पहना है, ठीक है ना, मैंने वैसे पैंट शर्ट कलर्ड वाला जीन्स टी शर्ट पहना ही नहीं। दोस्तों, किसी व्यक्ति का किसी विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करने से वो गलती से भी आध्यात्मिक नहीं होता है। इसका मतलब ये है, आप लोग हर उल्टी चीज में ताली बजा रहे हैं। मतलब आप किसके लिए ताली, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ व्हाइट पैंट, उसके लिए ताली बजा रहे हैं? एक मिनट मैं बताता हूँ, फिर ताली बजाइएगा, अब जरूर बजाइएगा। इसका मतलब ये है, आप जो मेरे सामने अति आदरणीय वंदनीय सभा बैठे हैं, आप कलर ड्रेस में हैं, जीन्स पैंट में हैं और शर्ट में हैं, माताएं कलर्ड साड़ी में हैं। आप गिरीश भाई से कई गुना ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का विशेष वस्त्र पहनने से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता। वो अपने लिए ताली बजाइए जोर से। वेरी गुड। अपने लिए तो अच्छा अच्छा सुन के ताली बजाते हो, मेरा सब उल्टा ही सुन के ताली बजाते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, बजा सकते हैं, ठीक है। तीसरा और अंतिम आधार आध्यात्मिकता का, शायद आपने इसीलिए भी आध्यात्मिक कहा गिरीश भाई को, क्योंकि गिरीश भाई पिछले लगभग 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 29-30 साल से ब्रह्मा कुमारी के साथ संलग्न है, जुड़ा है, इनकी बातों को धारण करके इनकी सेवाएं करता है। दोस्तों, आपका बच्चा मंदसौर के सबसे अच्छे स्कूल में आपने उसको एडमिशन दिला दिया, मान लीजिए, बहुत मेहनत की है, फाइनली गॉट एडमिशन, ठीक। आप तो मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। एडमिशन मिलने से क्या ये बात निश्चित हो जाती है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर इंजीनियर, उसका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा सिर्फ एडमिशन से? ना। एडमिशन लेने के बाद वो कितनी मेहनत करता है, कितना पढ़ाई करता है, वो कितना सिंसियर है, कितना ऑनेस्ट है, कितना हार्ड वर्किंग है, कितना जीवन के प्रति डिस्ट्रैक्शन इधर उधर के भटकाव में वो अपने मन को नहीं भटकाता है, बहुत फोकस्ड है अपने करियर में, तभी उसका करियर अच्छा हो।
तो ये अच्छी बात है, गिरीश भाई ने पिछले लगभग 30 साल से एडमिशन तो ले लिया ब्रह्मा कुमारी में भैया, लेकिन अंदर आकर आप कर क्या रहे हो उस पर भी निर्भर करता है गिरीश भाई। हाँ, मैं कितना फोकस्ड हूँ, मैंने कितनी धारणा यहाँ की शिक्षाओं को धारण किया। तो जो आपने कहा ना कुछ बातों को देख करके गिरीश भाई आध्यात्मिक है, तो वो सही नहीं है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अगर ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये बातें करना अच्छी बात है, अच्छी बातें करना और अच्छी बात है, ये आध्यात्मिकता नहीं है, बैज लगा के ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ 30 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये आध्यात्मिकता नहीं है, तो फिर प्रश्न ये उठता है आध्यात्मिकता है क्या? तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? ये तो सब आवरण है, फिजिकल है, दिखता है। हम आपको आध्यात्मिकता की 3 परिभाषा आज मैं बताता हूँ, ठीक है, आधा घंटे में। और भाइयों और बहनों, अगले 4 दिन मैं इन 3 बातों से जरा भी 1 मिलीमीटर भी मैं इधर उधर नहीं आऊंगा। गिरीश भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति ने ये तीनों को अपने बुद्धि में बिठा लिया वो आध्यात्मिक है। ठीक है, पहली बात, आध्यात्मिकता क्या है? मनुष्य ने जब से होश संभाला है, आदि काल से अब तक और आने वाले बहुत काल तक, मानव जीवन ने जिस भी क्षेत्र में अपना बुद्धि लगाया है, एनी फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन शास्त्र, आप एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, ए से मैं शुरू कर रहा हूँ, अल्फाबेट ए से जेड तक, एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए आप, फार्माकोलॉजी ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, जूलॉजी ले लीजिए, और आज के जो भी साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, बिग डेटा ले लीजिए, मशीन लर्निंग ले लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स ले लीजिए, क्वांटम कंप्यूटिंग ले लीजिए, क्वांटम विज्ञान ले लीजिए, एनाटॉमी ले लीजिए, फिजियोलॉजी ले लीजिए, एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए, एस्ट्रोफिजिक्स ले लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी क्षेत्र जहां जहां हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है, और उद्देश्य ये रहा है, मानव जीवन आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। आपको उदाहरण दूं, 2 उदाहरण। माइक, ये माइक है, इसका वायर है, स्टैंड है, एम्पलीफायर है, स्पीकर है, ये जिसने भी बनाया वो मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसको पांव पकड़ लूं। मैंने कहा धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि अगर ये नहीं होता था तो गिरीश को चिल्ला के बात करना पड़ता। आसान हो गया, आपके लिए भी आसान हो गया, स्पष्ट सुनाई दे रहा है, नहीं तो आपको भी स्ट्रेन करना पड़ता। 10 मिनट में गिरीश भाई का वोकल कॉर्ड्स में इतना स्ट्रेन हो जाता है कि मेरा गला बैठ जाता है। आसान। आध्यात्मिकता का विज्ञान के साथ 36 का आंकड़ा नहीं है दोस्तों। कई जो बहुत लॉजिकल और रैशनल और तर्क संगत और बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो आध्यात्मिकता को अंधविश्वास, फेथ और उसका कोई तथ्य नहीं है समझते, ऐसा नहीं है। और कई लोग जो बहुत आध्यात्मिक डेप्थ में जाते हैं, वो विज्ञान को भी नहीं मानते हैं। ये दोनों का आपकी आपस की दुश्मनी थोड़ी ना है। क्या हम दोनों को एक दूसरे के पूरक कर सकते हैं क्या? कैन वन सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट द अदर थिंग? इसकी जो मिसिंग डायमेंशन है वो ये करे, इसका जो मिसिंग डायमेंशन। दूसरा उदाहरण, 2 दिन पहले मुझे बहुत सिर दर्द कर रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मैं गांधीनगर में था, वहां बारिश भी हुई, फिर गर्मी भी हो गई, थोड़ा खाने पीने, नींद भी, थोड़ा पता नहीं क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग, इतना सिर दर्द। वहां की बड़ी दीदी ने मुझे एक टैबलेट दी, बोला अभी खा लो, और मेरे को थोड़ा इमीडिएट रिलीफ भी चाहिए था क्योंकि प्रोग्राम्स थे। खाया, आधा ग्लास पानी पिया, पेन किलर, 15 मिनट में मेरा सिर दर्द आसान हो गया। मेडिकल साइंस, जिसने भी उसको बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया है, जिन डॉक्टरों ने इसका इतना अध्ययन किया, फिर फाइनली प्रिस्क्राइब किया, मुझे मिला, गिरीश भाई का वो 15 मिनट आसान हो गया। तो मेडिकल साइंस, थैंक यू। ये वाला साइंस, थैंक यू। मैं अहमदाबाद से इंदौर आया फ्लाइट में,
50 मिनट में हम पहुंच गए, थैंक यू। वहां से हम गाड़ी में यहाँ आए, थोड़ा समय लिया, थैंक यू। सड़कें इतनी अच्छी बनी है आजकल, थैंक यू। आसान आसान आसान, एक ही उद्देश्य है, कैन आई मेक माई लाइफ। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं आसान, एसी आसान, पंखा आसान, कैमरा आसान, सीमेंट स्टील सब आसान आसान आसान। ठीक है, प्रश्न पूछूं? पूछूं? आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, इन जनरल भी बता सकते हैं। प्लीज बताइए, आज के वर्तमान समाज को, समय को, देश को, हालातों को, जीवन को अगर देखें तो प्लीज सत्य बताइए, मानव जीवन आसान नजर आ रहा है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है? बोलिए। हाँ जी। नहीं, मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए आसान है या कॉम्प्लिकेटेड है? लाइफ आसान है? बीमारियां बढ़ी या कम हुई? कहाँ हुआ आसान मैडम? न्यूज़पेपर में बुरे समाचार बढ़े या कम हुए? डर समाज में, इनसिक्योरिटी समाज में बढ़ा या कम हुआ? मौसम अपने मर्जी से खेल कर रहा है या समय अनुसार? आजकल तो समझ में ही नहीं आता गर्मी चल रही है कि। मैं 2 मई को दिल्ली में था, ये सोच कर गया था कि थोड़ी गर्मी होगी, हमको राष्ट्रपति महोदया से मिलना था, तो एक एमओयू साइन कर रहे थे। गुड़गांव में इतनी बारिश हुई कि हम पूरा फ्लड हो गया। उसके बाद मैं भोपाल आया, भोपाल में भी बारिश, ग्वालियर, ग्वालियर में भी बारिश। फिर उसके बाद मैं जयपुर में था और दीदी ने कहा नवतपा चल रहा है, और बारिश। नवतपा, मैं, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, मैं जबलपुर में मेरा जन्म हुआ। हम जानते हैं नवतपा में क्या होता था, क्या लू चलती थी। दोपहर के समय में तो कोई बाहर नहीं निकलता था, सब बांध करके, उससे बीमारियां होती थी। मुझे नहीं पता इस बार नवतपा वाज एक्चुअली तप कंपैरेटिवली। प्रकृति हलचल बढ़ी या कम हुई? घर के अंदर मेंटल स्ट्रेस बढ़ा या कम हुआ? इंडिविजुअली यू कुड बी करेक्ट, आपका जीवन आसान है बिकॉज यू आर स्मार्ट, आप बहुत आध्यात्मिक हैं, उसको हैंडल करें। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, लक्ष्य तो आसान बनाने का था, हो कुछ और रहा है, गड़बड़ कहाँ हो गया? और गड़बड़ ये हुआ है शायद, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मनुष्य ने बाहर की चीजों पर बहुत ध्यान दिया, वस्तु, चीजें, टेक्नोलॉजी। एक जगह पर हम पिछड़ गए, एक जगह पर हम रूढ़िवादी हो गए, एक जगह पर हम ऑब्सलीट हो रहे हैं, और वो है अंदर का टेक्नोलॉजी। बाहर में तो इतना विज्ञान 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 विज्ञान, अंदर के विज्ञान को, टेक्नोलॉजी का नाम है आध्यात्मिकता। अर्थात क्या वो मेरी सोच को आसान कर सकता है, मेरी भावनाओं को आसान कर सकता है, मेरे संस्कारों को आसान कर सकता है, मेरे डिसीजन मेकिंग को आसान कर सकता है, प्रॉब्लम को देखने के भाव को आसान कर सकता है? एंड इफ यस, तो ये जो हमको बाहर इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, ये तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ये भी अगर आसान हो जाए तो सोने पे सुहागा है। बट समस्या ये है कि ये हमको पता ही नहीं है। सर मैं आपको पूछूं, 4 साल के एमबीबीएस प्रोग्राम में वन सेशन 48 मिनट्स का ऑन द माइंड, हम वाइस चांसलर्स का कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी उनका कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें हम, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को बुलाया। जैसे आप विद्वत बैठे हैं, ऐसे सब वाइस चांसलर्स बैठे हैं। उनको हमने पूछा आपकी यूनिवर्सिटी में कितने कोर्सेज हैं, उन्होंने तो थिक बुकलेट निकाल दिया, हजारों कोर्सेज हैं, एक कोर्स नहीं है मन के लिए। हम आपको साइंस बाकी सब पढ़ा देंगे, लेकिन डर आपके अंदर है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है जी। किसी और को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, उससे आपको दिल जल रहा है, वो आपका प्रॉब्लम है जी। आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या के लिए को खत्म करने का कोई कोर्स नहीं। आप क्रोधित हो रहे हो, क्रोध को कम करने का कोई कोर्स नहीं है, वो सब तुम्हारा प्रोरोगेटिव है, यू हैंडल इट। बट आई टीच यू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, वो सब हम सिखा देंगे आपको। 8वीं कक्षा का बच्चा, आपको हालत बताता हूँ, आपने शायद इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मेरे पास तो न्यूज़पेपर कटिंग है।
दिल्ली में 8वीं कक्षा का बच्चा क्या उम्र होगा? 12-13 साल। 8वीं कक्षा का बच्चा मोबाइल खेला। बच्चे तो आजकल मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं। माँ ने उसको 2-3 बार प्यार से कहा, बेटा बस करो, बहुत हो गया, माना नहीं वो। 2 घंटे से देख रहा है। मम्मी आई, मम्मी ने थोड़ा गुस्सा किया। आजकल तो लगता है कि भाई बच्चे ऐसे ही सुनते हैं। मम्मी ने गुस्सा किया, छीन लिया मोबाइल, मतलब बहुत हो गया, जा पढ़, अब नहीं मिलेगा तेरे को मोबाइल। पता बच्चे ने क्या किया? उस कमरे से वो गुस्से में, लुक एट दी इम्पल्सिविटी, क्या कहूं हिंदी में, तुरंत, 1 सेकंड भी हम वेट नहीं करते, तुरंत रिएक्शन हो रहा है। नियंत्रण ही नहीं है जी। आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। यहाँ ब्रेक ही नहीं है, और पता नहीं है ब्रेक है कहाँ, लगाना कैसे, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। बता बच्चे ने क्या किया? कमरे से बाहर निकला, घर के बाहर बालकनी है, नीचे कूद गया। 8वीं कक्षा का बच्चा यहाँ सुसाइड कर रहा है, और कारण क्या है? मोबाइल। ये वास्तविकताएं हैं कुछ कुछ, भले इट्स अ वेरी एबरेशन हो सकता है, एक आध दो किस्सा हो सकता है, बट है ऐसा। आपको उसका फ्लिप साइड बताता हूँ, दूसरा साइड बताता हूँ। हमारे जमाने में अगर आप 50 साल की उम्र वाले हैं या उससे थोड़े बड़े हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली ना लीजिएगा, बस एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको, दृष्टिकोण। हमारे जमाने में जब मैं सेकेंड ईयर बीकॉम पढ़ रहा था, लगभग मैं 19-20 साल का होऊंगा, सेकेंड ईयर बीकॉम जब पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला सुसाइड भी एक ऑप्शन है। पापा ने मुझे दो लगाया खींच के, क्योंकि मैं साइकिल चला के गिर गया था, और पिताजी ने बोला तेरे को साइकिल चलाना नहीं आता, ध्यान देने का, धड़ धड़ करके दो लगाया। अरे एक तो गिरने का चोट, ऊपर से तुम एक्स्ट्रा चोट। और उसके बाद जब मैं वापस घर में आया, हाथ पैर मुंह धो के पूजा करके, हमारा संस्कार है पुराने जमाने का, फिर पापा के पांव छू के, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। अरे मालूम ही नहीं था सुसाइड करके पापा को डरा सकता था, हाथ नहीं लगाना, सुसाइड कर लो। बुद्धू थे हम, एंड दैट वाज गुड। आज बच्चे को हमसे ज्यादा जानकारी है जी, बट दैट जानकारी इज नॉट मेकिंग इट इजी। समस्या है। जानकारी इजी बनाना चाहिए, बाहर तो इजी बना रहा है। यहाँ एसी लगा दीजिए, बाहर की गर्मी बाहर, हम यहाँ आराम से बैठे हुए अंदर। तो आध्यात्मिकता माना आसान। अगले 4 दिन मेरी हर बात जीवन को आसानी के लिए होगी। और अगर आपको मेरी कोई भी बात कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है, यू हैव एवरी राइट खड़े होके कहना, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, तो बहुत डिफिकल्ट है, आपको भी मैं बोलने नहीं दूंगा। आसान होना चाहिए, क्राइटेरिया आसानी है। नंबर 2, आध्यात्मिकता की दूसरी परिभाषा, गुड। गुड माना अच्छा, स्वयं के लिए भी अच्छा। ये जो अच्छा शब्द है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा है, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा है। मतलब अच्छा को समझना भी आसान नहीं है। कितना डिफिकल्ट हो गया है जी। अच्छा का सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। अच्छा माना अच्छी माँ, अच्छी पत्नी। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कोशिश किया जा सकता है। अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छी सासू माँ। जब सासू माँ याद आता है ना, मेरी सांस चढ़ जाती है। सास और सांस बस बिंदी के अंदर है। अच्छा भाई, सुबह से लेकर रात्रि सोने तक जो 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 मेरे किरदार है, रोल है, मैं किसी का पति हूँ, अच्छा पति, बेटा हूँ, अच्छा बेटा, भाई हूँ, अच्छा भाई, पिता हूँ, अच्छा पिता, बॉस हूँ, अच्छा बॉस, डॉक्टर हूँ, अच्छा डॉक्टर, संभाषण करता हूँ, अच्छा स्पीकर, गाड़ी चलाता हूँ, अच्छा ड्राइवर, पैसेंजर हूँ, अच्छा पैसेंजर, दोस्त हूँ, अच्छा दोस्त हूँ। जहां जहां मैं अपने फिंगरप्रिंट्स को ले डाउन कर रहा हूं, अच्छा 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 और अच्छा। सिंपल है एक्चुअली आध्यात्मिकता। अच्छी माँ अर्थात, उदाहरण के लिए, यहां से अभी आप घर जाएं,
और देखे कि बच्चा सुबह सुबह टीवी देख रहा है, उसकी अभी छुट्टी चल रही है, क्योंकि माता जी यहाँ से सुन के गई है। माँ बच्चे को कहती है बेटा टीवी बंद करके सुबह सुबह है ना तो कुछ अच्छा चीज पढ़। प्रश्न पूछो, जब आप इतने प्यार से कहेंगे तो बच्चे मानेंगे? सुनते हैं क्या बच्चे इतने प्यार से कहने से? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या कॉन्फिडेंस है जी आप अपने बच्चों पे? कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे? मम्मी ने एक बार प्यार से कहा, दो बार प्यार से कहा, तीन बार प्यार से कहा, आधा घंटे तक प्यार से कहा। अरे छोटू तो लगा हुआ टीवी में। पता है मम्मी के मन में विचार है, टकलू गिरीश तू और तेरा ज्ञान कोई फायदा नहीं, कहाँ सुधर रहे हैं, उल्टा मेरा जीवन और कॉम्प्लिकेटेड हो। आपने तो बोल दिया शांति शांति शांति, कहाँ सुधर रही है शांति? माता जी ने शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाया, अब शांति बाहर, स्नेह की माला भी बाहर, सहनशीलता, सहन शक्ति, ये सब दिव्य गुण व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं, वो सब बाहर। अब माता जी दुर्गा और काली और असुर संहारिणी, अष्टभुजाधारी, शेरों वाली, शी कम्स राइडिंग ऑन अ लाइनस, आकर के छोटे को एक थप्पड़ लगाती, पड़ जाकर कितना दर्द, समझ में नहीं आता है क्या? प्रश्न पूछो, पूछो। माँ ने उसको बहुत टाइम दिया, प्यार से समझाया, सहन किया, बच्चा नहीं मान रहा है, बच्चे का जीवन के, उसका भविष्य, उसका संस्कारों के लिए जब माता जी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा तब मम्मी ने गुस्सा किया। करेक्ट? प्रश्न, अच्छी माँ है या नहीं? आप लोग ऐसे तो बोलते नहीं है, जिनको लगता है अच्छी माँ है हाथ ऊपर उठाइए, अच्छी तरह उठाइए, ऐसे ऐसे में कंफ्यूजन में। चलिए बहुत अच्छा। देखिए कोई भी राइट एंड रॉन्ग नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं, प्लीज आप ये नहीं सोचिएगा कहीं मेरा उत्तर गलत ना हो जाए, ठीक है? नंबर टू, जिनको लगता है अच्छी मां नहीं है वो जरा हाथ ऊपर। हाँ मैं जानता हूँ बहुत कम भाई लोग उठा रहे हैं, टकलू तुम तो चले जाओगे 5 दिन के बाद, चाय नाश्ता हमको यही बना के खिलाने वाले, अगर इनको हमने नाराज कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है कृपया हाथ ऊपर उठाएं और बताएं आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। वो ना हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या रहा है, इतना कंफ्यूजन दिला रहे हो आप। आसान होना चाहिए जीवन, और लाइफ हैज बिकम thoroughly complicated, comfortably complicated unfortunately anyway। अच्छा चलिए इस संदर्भ को बाजू में रख देते हैं, हमारे बीच आदरणीय दो डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, आप और भी डॉक्टर्स हो सकते हैं। प्रश्न पूछूं डॉक्टर साहब? ऐसा क्वेश्चन फॉर यू, आध्यात्मिकता को सब बाजू में रख दीजिए, और मैं तो शायद पहली बार डॉक्टर साहब से मिल रहा हूँ, ठीक है? मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है किसी अच्छे कारण के लिए, किसी की भलाई के लिए, किसी के बेनिफिट के लिए, अन्याय के विरुद्ध, फॉर ऑल पॉसिबल वैलिड रीजंस, जिसको मैं समझता हूं करेक्ट है, ठीक है? इन अच्छे उद्देश्यों को रख करके भी जब मनुष्य क्रोध करता है, नाउ एंगर, डॉक्टर साहब जब मनुष्य क्रोध वाली अवस्था में होता है तो शारीरिक तौर पर उसके फिजियोलॉजी लेवल पर, बॉडी केमिस्ट्री के लेवल पर, जैसे बीपी है, बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज है, बॉडी केमिस्ट्री नॉर्मल हो जाती है या डिस्टर्ब होती है? आप देखिए, करेक्ट, आप बताइए कैसे अच्छे हैं हम? ये करेक्ट है कि बच्चे को हमको टीवी बंद करवाना है और उसको अच्छे संस्कार देना, आई अंडरस्टैंड दैट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन उस समस्या को सुलझाने के लिए आप अपने शरीर को, बीमारी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, समय मिलेगा तो, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ 8 साल रिसर्च किया ब्रह्मा कुमारी से, और जब वो भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, वो डीआरडीओ के चीफ थे, और लकीली वो फिर
वेंट आउट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो भी उन्होंने कंटिन्यू रखा हमारा रिसर्च। और वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, वो ब्रह्मा कुमारी के पास है, क्योंकि वो एक ही चीज को यूज करना चाहते थे। उसको मैं डिटेल में बताऊं, आज हमारे पास 10,000 से ज्यादा एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशंस है। पहले व्यक्ति का 100% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, इन व्यक्ति को यही सब बातें अच्छा, आसान, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, और बाद में इनका वापस एंजियोग्राफी लिया, 100% ब्लॉक रिड्यूस टू 40%। हमने बाईपास नहीं किया, हमने स्टेंट नहीं डाला, हमने ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया, जो मेडिकल साइंस करता है। क्यों? क्योंकि उसका उन्होंने कारण समझा, और कारण ये था कि हमारे जो इमोशंस है, हमारे थॉट्स हैं, वो फुल ऑफ डिस्ट्रेसिंग है, फुल ऑफ वरी, एंगर, फियर, ईगो, एंजाइटी। इसको चेंज किया, इसको क्या किया? शांति, सुख, खुशी, आनंद। जैसे ही ये आने लगा लाइफ में, आपका शरीर भी अच्छा करना शुरू करे। उसको मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा। तो हमको लगता है हम अच्छे हैं, लेकिन जिस इमोशंस और संवेदनाओं से हम कार्य कर रहे हैं, किसी की भलाई के लिए भी सोच रहे हैं, वो खुद के लिए तो फिर अच्छा नहीं है। एंगर इज नॉट हेल्दी। और दोस्तों, ये शरीर का बीपी गिरीश भाई ने नहीं बनाया है, जिसने बनाया उसको पूछो और उनको बोलो आप थोड़ा बढ़ा दो जी, गुस्सा करते वक्त भी हमारा बीपी नॉर्मल रहे। मैन्युफैक्चरर को जाके बोलो, क्योंकि मैं भी प्रोडक्ट ही हूँ। डिजाइनर जिसने किया है उसने ऐसा ही बनाया है। जैसे ही आप उत्तेजना में आएंगे, आपका फिजियोलॉजी का बीपी भी चढ़ जाएगा। ये माइंड बॉडी कनेक्ट है। तो क्रोध शारीरिक तौर पर तो अच्छा नहीं है, भावनात्मक तौर पर भी अच्छा नहीं है, संबंधों को तो वो बिगाड़ता है। उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तीसरा, हमारे पास 5-10 मिनट है। आध्यात्मिकता का तीसरा और सबसे पावरफुल डेफिनेशन, आध्यात्मिकता माना सत्य, सत्य के आधार पर जीवन जीना। और जो व्यक्ति ये तीनों के आधार से अपना पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन जिएगा, वो जीवन उत्सवमय बन जाएगा। और मैं इसी को आध्यात्मिक पथ कहता हूँ। आपको अलग से कुछ करना नहीं है। आध्यात्मिकता में आपको कलर ड्रेस छोड़कर गिरीश भाई जैसे व्हाइट नहीं पहनना है। आपको घर, परिवार, नौकरी, धंधा, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके हिमालय पर्वत में नहीं बैठना है। आध्यात्मिक यही होना है। इट इज ओनली टू बिकम इजी, टू बिकम गुड, एंड टू ऑपरेट लाइफ फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ। अब सत्य को आसानी से समझते, सत्य को सत्य होने के लिए दो चीजें होना जरूरी है, नहीं तो वो सत्य नहीं होगा, वो सत्य की श्रेणी में ही नहीं आएगा। नंबर एक, सत्य इज एन ऑलवेज फंक्शन, वो हमेशा होता है। कभी कभी सत्य, कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सत्य सदा है, हमेशा है, इटर्नल होता है। नंबर टू, सत्य सबके लिए समान होगा, एक होगा। आपके लिए एक सत्य, मेरे लिए एक सत्य नहीं हो सकता। इट इज ओनली वन। ठीक लगता है ये दोनों? ठीक है। और गिरीश भाई ये दोनों बातों को अगले 4 दिन नहीं छोड़ेगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, और माफी चाहता हूं कि शायद हम सत्य के आधार पर जीवन नहीं जी रहे हैं, इसीलिए माफी। व्हाइट पहनो नहीं पहनो से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने व्हाइट पहन लिया, लेकिन मैं वो सत्य के आधार पर जीवन ना जीऊं। ठीक है। आपको एक उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। ये मेरे पास पेन है, इस पेन को मैं अगर ऊपर फेंकता हूं तो पेन नीचे आ जाता है। प्रश्न, पेन नीचे क्यों आया? गुरुत्वाकर्षण। टू गुड। प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण किसने बनाया? हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण को किसने बनाया? मैंने एक चीज देखा है भारत के लोगों को, अगर सभा को शांत करना हो तो प्रश्न पूछ लो। इतने गहन चिंतन में चले जाते हैं। सॉरी यार, प्लीज, आपने बोला आप पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे सही उत्तर नहीं चाहिए, बस एक उत्तर चाहिए। गुरुत्वाकर्षण को किसने बनाया? हु मेड ग्रेविटी? हाँ जी,
कौन सा केंद्र? किसका सेंटर सर? हाँ मतलब पृथ्वी ने, अर्थ ने, प्रकृति ने, नेचर है। प्रकृति, इस अर्थ को किसने बनाया सर? मैंने जैसे बोला ना प्रकृति, वो समझ गए और मुस्कुराने लगे, टकलू तुम्हें तो नहीं हरा सकते। टू गुड सर। ठीक है मैं बताता हूँ, किसने बनाया है मुझे नहीं पता, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, किसने बनाया छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे एक चीज पता है 500%, मैंने नहीं बनाया। ये तो क्लियर है, वैसे भी मैं बहुत क्लियर हूँ। मैंने नहीं बनाया है उसका तात्पर्य है मनुष्य बुद्धि की रचना नहीं है। मनुष्य बुद्धि ने पेन बना लिया, लेकिन ग्रेविटी, जी सर, ग्रेविटी मनुष्य ने नहीं बनाया। करेक्ट। हिंदू धर्म ने ग्रेविटी को नहीं बनाया है, ब्रह्मा कुमारी ने ग्रेविटी को नहीं बनाया, महिलाओं ने ग्रेविटी को नहीं बनाया, इस्लाम धर्म ने ग्रेविटी को नहीं, जिसने भी बनाया है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे अनुसार ग्रेविटी सत्य है। दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक, सदा मानव जीवन की आयु को देख ले, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसतन आयु सीमा मान लीजिए 80 साल है। गिरीश के जन्म के समय भी ग्रेविटी काम करती थी, 80वां साल में भी ग्रेविटी काम करेगा, अनेक 80 साल वाले चले गए, ग्रेविटी अभी भी काम कर रहे हैं। सो आई कैन से इट्स एन ऑलवेज फंक्शन। ठीक है। पृथ्वी की आयु और मानव की आयु बहुत लंबी है। ठीक है। नंबर टू, सबके लिए समान है, महिलाओं के लिए भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पुरुषों के मोटे के लिए भी पतले के लिए भी। आपको ग्रेविटी पसंद है नहीं पसंद है तो भी वो उतना ही काम करेगा। अमेरिका में भी 9.8, भारत में भी 9.8। ठीक है। तो मेरे अनुसार आपको बताने के लिए ग्रेविटी एक फिजिकल ट्रुथ है। अब गड़बड़ कहाँ है वो मैं बता देता हूँ, कैसे हम सत्य के आधार पर जीवन नहीं जी रहे। उदाहरण मेरे को आपसे उत्तर चाहिए। ठीक है। गिरीश भाई को ग्रेविटी पसंद नहीं है, गिरीश भाई को ग्रेविटी से नफरत है, गिरीश भाई को ग्रेविटी की वजह से एंजाइटी हो रहा है, बेचैन होता हूं, रात को नींद नहीं आ रहा है, क्रोधित हूं मैं। आप लोग के जैसे चेहरे देख रहे हैं ना, आप लोग शायद पूछ रहे हैं टकलू तेरे को प्रॉब्लम क्या है ग्रेविटी से, तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो? आपको मैं दो कारण बताता हूँ। कारण नंबर एक, मैं जैसे भाई साहब कह रहे थे, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा मेरा एक्सटेंसिव ट्रैवल हो जाता है। ऐसे ही एक बार हुआ, मैं जहीराबाद, तेलंगाना में एक शहर है जहीराबाद, वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स डिवीजन का प्लांट है। वो ट्रैक्टर बनाते हैं लेकिन वो विदेश एक्सपोर्ट करते हैं, भारत में नहीं सप्लाई करते, और उसका स्पेसिफिकेशन ही अलग है। तो वहां हम कार्यक्रम कर रहे थे, मुझे फोन आया माउंट आबू से कि कल आपको माउंट आबू में आना। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि तीसरे दिन मुझे पटना में फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी के साथ एक उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आज निकलो, हम आपको अहमदाबाद से टिकट बुक कर देते हैं। थोड़ा पॉसिबल लग रहा था मुझे, मैंने कहा ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं रात के 1 बजे जहीराबाद से बाई रोड आया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। सुबह की मैंने फ्लाइट पकड़ी, मैं अहमदाबाद आया, वहां के सेंटर में नाश्ता किया, फिर 5-6 घंटा ट्रैवल किया माउंट आबू। दोपहर को 2-2:30 बजे पहुंचा, खाना खाया, शाम का 4:30 का एक सेशन, 6 बजे के क्लास कराया, फिर 8 बजे खा डिनर खा के फिर मैं माउंट आबू से वापस अहमदाबाद आया। रात के 2 बजे मैं पहुंचा अहमदाबाद, और तीसरे दिन सुबह 7 बजे की मेरी फ्लाइट थी। दोस्तों 2 रात में सोया नहीं, मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा सा टायर्ड, नींद आ रही है। मैंने अलार्म सेट किया, 1 घंटा पहले तो पहुंचना है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरी आंख लग गई, और जब मैं उठा तो मैंने पाया कि 15 मिनट बचे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। अब तो मिस हो गया। तुरंत मैं, मेरी होश उड़ गई, मैं तुरंत बेड से जंप किया, सीधे बाथरूम में, स्नान तो कर लो जल्दी। और पता नहीं क्या हुआ, जल्दी जल्दी के चक्कर में शायद फर्श में पानी पड़ने से उसकी चिकनाहट ज्यादा हो गई थी, मैं फिसल गया और धड़ाम करके मैं बाथरूम के अंदर गिरा। मेरे लेफ्ट कंधे पर बहुत जोर से चोट लगी। अब आपसे प्रश्न है,
प्लीज बताइए, गिरीश भाई के कंधे के चोट के दर्द का कारण कौन है? हाँ जी। जल्दीबाजी। ओके। और माताएं, कुछ तो बोलिए। आप जल्दी जल्दी कर रहे थे इसीलिए, आपको आराम नहीं मिला इसीलिए। दोस्तों, आपको भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। मैं अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ और सारे लोगों ने तू ही कारण है, तू ही जल्दी जल्दी करा, तू ही सोया नहीं। अरे ये सत्य है, मैं 2 रात नहीं सोया था, फैक्ट। सत्य है, मेरी आंख लग गई, फैक्ट। देरी से उठा, फैक्ट। शरीर थका हुआ था, फैक्ट। जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया, फैक्ट। बाथरूम के फर्श पर पानी पड़ने से उसकी चिकनाहट बढ़ गई, फैक्ट। मैं फिसला, फैक्ट। गिरा क्यों? अब समझ में आ रहा है? अगर ग्रेविटी नहीं होता था तो ये सब होते हुए भी मैं हवा में ऐसे ऐसे लौटता था, गिरता नहीं था। मेरे कंधे के चोट का दर्द का कारण गुरुत्वाकर्षण। अब आपको समझ में आ रहा है? जी। दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप में से कौन मुंबई आए हैं कभी भी? जो जो मुंबई दर्शन के हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, आप इतने सारे लोग हैं। आपको पुनः निमंत्रण है, आप आइए। मैं आपको होस्ट बनकर आपको मुंबई दर्शन पुनः करवाऊंगा। और मुंबई दर्शन में विशेष आपको मैं लोकल ट्रेन में सफर करवाऊंगा। अंग्रेजी का सफर, SUFFER, हिंदी का सफर नहीं। और इसकी विशेषता होती है, इसमें इतनी भीड़ होती है, सिर्फ 15 रुपए के टिकट में आपको फुल बॉडी मसाज हो जाएगा। ठीक है। आपको पता भी नहीं, हम लोग तो वहां रहे हैं। और हम बॉडी मसाज जब होता था ना, तो मेरे पीछे वाले जो भैया खड़े, मैं उसको कहता हूँ, भाई साहब आपका जो लेफ्ट कोनी है ना, थोड़ा नीचे आप L3 L4 को दबा रहे हैं, मैं L4 L5 में दबाना चाहता था, ठीक है ना। उसका हाथ यहाँ पर है। वो भी हिल नहीं पाता, हम भी नहीं हिल पाते जी, इतना भीड़ होती है उसमें। अब आप जानते हैं वहां इतनी भीड़ होती है। अब मुझे उतरना था, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, कुछ सेकंड के लिए गाड़ी ट्रेन रुकती है, और मैं उतर रहा था चढ़ रहा था, पर मेरे हाथ में बैग था। पता नहीं किसका कंधा था, कोहनी था, क्या था, मेरे चश्मे में लगा, चश्मा मेरे मुख से निकला। इससे पहले कि मैं बैग पकड़ के ये संभालता, ये नीचे ही गिर गया, उस पे लोगों ने पैर रख दिया। 5,000 रुपए के चश्मे का नुकसान का कारण कौन? आप लोग बहुत समझदार हैं, पर थोड़ा समय लगता है समझने में, ठीक है ना। बाकी तो तू ही कारण, तू ही प्रॉब्लम। अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं, डॉक्टर साहब, आई नीड एन आंसर। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चेन्नई का कार्यक्रम कर रहा था, जैसे आप यहाँ बैठे हैं वैसे सब डॉक्टर्स बैठे थे। हम डॉक्टर्स के साथ काफी कार्यक्रम करते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय। तो मैंने वहां यही उदाहरण दिया, और मैंने कहा मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, चिंता में हूँ, रात को नींद नहीं आता, क्रोधित हूँ, मुझे थोड़ा सा दवाई दे दीजिए। ग्रेविटी इज अ प्रॉब्लम। समाधान बता दीजिए, आप ही बता दीजिए समाधान। क्या करूं? आप लोग को तो कोई शुभ भावना है ही नहीं, बोला तुम हमेशा दुखी रहे, हमको इस तुमको समाधान दे दे, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, वहां पे ना 2 डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर उठाया। एक मैडम थी और एक सर था। मैंने कहा सर बताइए। तो मैंने उनसे बातें की तो पता चला कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मैंने कहा बहुत अच्छा। उन्होंने कहा मेरी जो विशेषता है, मैं टोटल नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, घुटना चेंज करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा सर। मैंने कहा सर मुझे ग्रेविटी से प्रॉब्लम है, दवाई दे दीजिए। उन्होंने कहा गिरीश जी, मैं आपके दोनों घुटने मुफ्त, निशुल्क दोनों चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा घुटने क्यों चेंज करूं? जिंदगी में कई बार सिर दर्द किया है, बदन दर्द किया, पीठ दर्द किया, पेट दर्द किया, घुटना लकीली आज तक दर्द नहीं किया, और आप काय को उसको चेंज कर रहे हो? उन्होंने कहा गिरीश, तुम्हारी बातों को सुन के ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग घुटने में आ गया। क्या बकवास कर रहे हो, ग्रेविटी से प्रॉब्लम? मैंने कहा सर गलती से भी नहीं आऊंगा आपके पास। मैंने मैडम की तरफ देखा, मैंने कहा मैडम आप किस चीज के डॉक्टर हैं ये बताइए। उन्होंने कहा मैं मनोरोग चिकित्सक। मैंने कहा अब ठीक लग रहा है। शी सेड आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मैंने कहा मैडम, ये डॉक्टर साहब घुटना चेंज कर रहे हैं, आप भी उनका इलाज कराओ, कुछ समझता नहीं है इनको। हाँ मैडम बताइए। उन्होंने कहा आपकी बीमारी के लिए मेरे पास 2 दवाई है। मैंने कहा एक दवाई से ठीक नहीं होगा? बोला नहीं नहीं, पहला दवाई खाइए, असर ना करे तो दूसरा दवाई।
मैंने कहा आप कितने कंसिडरेट है, यू हैव प्लान बी इन केस प्लान ए डजंट वर्क। मैंने कहा बताइए पहला दवाई। उन्होंने कहा पहला दवाई है भर्ती हो जाओ। कहाँ पे? कहाँ पे भर्ती हो जाओ? क्या भाई आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है। पीछे बैठ के बोल रहे मेंटल हॉस्पिटल। पागल। अरे वो डॉक्टर में घुटना चेंज कर रहा है और आप मेरे को पागल खाने में। मैंने कहा मैडम नहीं जाऊंगा पागल खाने, दूसरा दवाई बताइए। पता है उन्होंने क्या कहा? भले आपको ये मजाक लग रहा है लेकिन इसके पीछे बहुत बुरी राज है। दूसरा मैडम ने कहा दूसरा दवाई, अगर पागल खाने नहीं जाना है तो दूसरा दवाई है स्वीकार कर लो। प्रश्न पूछूं दोस्तों? एक बार जोर से ताली बजाइए अच्छी तरह। बस इस सभा में एक ही बेवकूफ इंसान बैठा है, गिरीश। बाकी आप सब बहुत ताली इसीलिए बजवाया क्योंकि आज तक आपके वर्तमान मानव जीवन में बचपन से लेकर अभी इस उम्र तक एक भी बार आपने गुरुत्वाकर्षण को गाली नहीं दी। गुरुत्वाकर्षण से आप परेशान नहीं हुए, गुरुत्वाकर्षण के कारण दुखी नहीं हुए, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको क्रोध नहीं आया। आपके हाथ से कुछ गिर गया, आप गिर गए, पता आपने क्या कहा? ओ मेरा ध्यान नहीं था। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता था तो आपके हाथ का ग्लास नीचे गिर के टूटता ही नहीं था। लेकिन आपने कभी उसको गाली नहीं दी, स्वीकार कर लिया, इट विल वर्क। बस गिरीश भाई यहां बैठा है जिसने उसको स्वीकार नहीं किया। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए, आध्यात्मिकता अर्थात सत्य को स्वीकार करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। प्रश्न पूछूं? आपने गुरुत्वाकर्षण को तो स्वीकार कर लिया, प्लीज बुरा मत मानिए। पत्नी को स्वीकार किया, पति को स्वीकार किया, सासू माँ को स्वीकार किया, अपने टकलू सर को स्वीकार किया, पास्ट को स्वीकार किया, अनिश्चित भविष्य को स्वीकार किया, अपने भाग्य को स्वीकार किया, दुनिया को। पहले स्वीकार तो करें, समस्या है। तब आपका मन की स्थिति स्टेबल हो गया, उस स्थिति से आप उसका समाधान प्राप्त करें। प्रश्न पूछूं दोस्तों? प्लीज जवाब दीजिएगा। इस संसार में आज तक आप खंगाल लीजिए हिस्ट्री के बुक्स को, इतिहास के पन्नों को खंगाल लीजिए, एक रेफरेंस बताइए, एक। आज तक दुनिया में किसी दो देश के बीच, दो कम्युनिटीज के बीच, दो घरों के बीच, फॉरगेट इट, दो लोगों के बीच आज तक गुरुत्वाकर्षण को लेके तू मैं हुआ? क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक ही है। तेरा गुरुत्वाकर्षण मेरा गुरुत्वाकर्षण का पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा मान्यता आपकी मान्यता, मेरी सोच आपकी सोच, मेरा लाइकिंग आपका लाइकिंग, लुक व्हाट इट इज डूइंग। और होना भी चाहिए, अंतर होना भी चाहिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे रिजल्ट चिंता, तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप में डाइवर्स, ये उसका आउटकम नहीं। इसका मतलब है आइदर ऑफ द टू पार्टीज असत्य है। सत्य के नाम पे झगड़ा करके बताइए, स्कोप ही नहीं है जी, कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण सेम है, समान है वो, और सदा है वो। हम सत्य के आधार पर जीवन नहीं जी रहे हैं। उदाहरण दो, प्लीज बुरा मत मानिए। ऑप्शन देता हूं, वाक्य कहूंगा, 3 ऑप्शन दूंगा, आप बताइए। मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, लाइफ इज अनसर्टेन। ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। हाँ, जिनको लगता है ऑप्शन 1 है, सत्य है, हाथ ऊपर उठाइए। करेक्ट, आप सब जानते हैं, गुड। प्रश्न पूछूं दोस्तों? भविष्य को लेकर चिंता क्यों कर रहे हैं? गारंटी है, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा गारंटी नहीं है। हाँ, हम प्लान जरूर कर सकते हैं, हम आशावादी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, होपफुल हो सकते हैं, गारंटी। अब जब गारंटी नहीं है, ये सत्य है, तो चिंता, अनिश्चितता, वरीज, डर, इनसिक्योरिटी, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर, दुनिया को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, चिंता, कल क्या होगा, कल क्या होगा।
मुझे प्रॉब्लम नहीं है जीवन से, लेकिन हम जानकारी लेवल पर सत्य जानते हैं, वो अंदर आकर मेरे मन की शांति को स्थापित नहीं कर रहा, क्योंकि हम जी नहीं रहे। भर भर के चिंता करिए कल के लिए, क्या कल का दिन अच्छा होगा? गारंटी नहीं है। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, गिरीश भाई का, ब्रह्मा कुमारी इसका जीवन उत्सव का दुश्मन चिंता है। हमको जीवन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने जीवन के गुड़ रहस्यों को समझा नहीं है और उसको हम यहाँ पर फिट नहीं किए। हमको बस मालूम है, ज्यादा उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 पूछूं? मृत्यु ऑप्शन 1 सत्य है, ऑप्शन 2 झूठ है, ऑप्शन 3 ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। 1 गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा, प्रोफेट मोहम्मद ने भी शरीर छोड़ा। मेरी माँ जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, आज से करीब 20 वर्ष पहले उन्होंने कैंसर की बीमारी में शरीर छोड़ा। मेरे बाबूजी आज 90 साल के हैं, वो भी कल की डेट में शरीर छोड़ेंगे। मैं भी शरीर छोड़ूंगा, आप भी शरीर छोड़ूंगा। एक इंसान बताइए जिसने कभी शरीर नहीं छोड़ा है, सदा समान सत्य है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, मनुष्य मृत्यु को सोच के डरता क्यों है, घबराता क्यों, दुखी क्यों होता है? ब्रह्मा कुमारी का जीवन उत्सव का, आध्यात्मिकता का दुश्मन ये है, मृत्यु दुश्मन नहीं है। आप जितना डर लें, एक दिन जरूर जरूर शरीर छोड़ेंगे। अपनी मृत्यु, दूसरों की मृत्यु को सोच सोच के घबरा घबरा के जीवन को व्यर्थ गवा दें, लेकिन एक दिन तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। प्रश्न पूछूं? स्वीकार क्यों नहीं किया? आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है 3 बातों से। सत्य को स्वीकार करिए, ऑटोमेटिकली अच्छा बनिए और जीवन आसान हो जाएगा। मुझे आज डर नहीं है मृत्यु का, डर नहीं है मतलब जीवन को उत्सव में जी रहा हूं, डर डर के नहीं जी रहा हूं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगला क्षण ना अपना ना अपनों का। लुक एट द ब्यूटी ऑफ आध्यात्मिकता। आज बच्चों को एग्जाम का रिजल्ट का डर है, मुझे एग्जाम से प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम, मेरा दुश्मन डर है। डर जीवन को उत्सव में नहीं बना रहा, और उसका जो परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में वो भी कम हो जाएगा, शारीरिक लेवल पर भी। और हो सकता है दोस्तों अगले 4 दिन, हाँ सर पूछिए। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट जी। हाँ, वो इसीलिए है कि हम और आप अनएक्सपेक्टेड चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया ही नहीं, वो प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये ज्ञान है, समझ है, मैंने उसको धारण कर लिया है, मृत्यु एक ना एक दिन होगा, कब होगा पता नहीं, ठीक। लेकिन हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अच्छा होना भी, पॉजिटिव रहते हैं, गलत नहीं है। लेकिन कल की डेट में मेरा ब्लड रिपोर्ट या रिपोर्ट कहता है गिरीश यू आर द फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर, अब मैं उसको भारी पड़ने आ जाता हूं। तो गिरीश भाई को कल मेरा डॉक्टर कहे तुमको कैंसर है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छी तरह धारण कर लिया। इट विल कम, इट मे कम, आई डोंट नो, बट देन आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। आज इस समय मैं बहुत शांति का, खुशी का, हिम्मत का अभ्यास करता हूँ। चलिए एक अभ्यास करते हैं, आपको 4 दिन में और इसके बारे में इनपुट्स मिल जाएंगे। चलिए होमवर्क दे देता हूँ, 1 मिनट, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। रेडी? दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे करें, बहुत अच्छा। होठों के किनारे रखें, बहुत अच्छा। भाई सब फोटो खींच रहे हैं, यहाँ से खींचिए, इनका अलग और माताओं का अलग। हाँ, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, दांत पूरा दिखना चाहिए, मुस्कुराए, बहुत अच्छा। चेहरा ऐसे ही रखकर हाथ नीचे कर ले। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों में से चमक रहे छोटू। हाँ, सब मुस्कुरा रहे हैं, हाथ नीचे किया, आजू बाजू वाले को मुस्कुरा के देख, भाई सब कितने अच्छे लग रहे हैं, दीदियां भी अच्छी, देखो एक दूसरे को मुस्कुरा के। एक बार मैं ऐसी क्लास करा रहा था, मैंने कहा देखो एक दूसरे को मुस्कुरा के। एक भाई साहब ने कहा सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्यों? बोला अच्छा हुआ पत्नी को बाजू में नहीं बिठाया। मैंने कहा आपको हर जगह पे पत्नी नजर आ जाए। बोला इनका तो देख देख करके टेंशन बढ़ जाता है। सब मुस्कुरा रहे हैं, अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो
तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दें। अब ये हालत आ गई है जी, इसकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथ में। एक छोटा सा निवेदन है, आप बहुत ही सम्माननीय सभा है, होमवर्क, होम प्ले कह लो, वर्क भी नहीं है। कल सुबह के 7:30 बजे तक आपको ऐसे हाथ से नहीं करना है, खुश रहना। यहाँ से घर जाना, देखना, घर जाना और दरवाजा नॉक करना। हो सकता है मैडम दरवाजा खोले, आ गए आप, इतना लेट हो गया, फिर जल्दी जल्दी करोगे, फिर मेरे को चिल्लाओगे। ऐसे नहीं करना उनके सामने, नहीं तो परमानेंटली बाहर हो जाओगे। ठीक है, मतलब अंदर थोड़ा खुश रहना और उनको प्यार से कहना, कोई बात नहीं, मैं आज नहीं गुस्सा करूंगा। तो वो ऐसे घूर के देखेंगे आपको और सोचेगी पता नहीं सूरज कहाँ से उगा है आज। माताएं बच्चों पर गुस्सा एक बार प्यार से कहना, 2 बार कहना, 2 घंटे तक कहना। टीवी बंद करके पढ़ ले, आपका बच्चा आपको फिर ऐसे देखेगा और बोलेगा मम्मी लगता है आपको कोविड हो गया है। मम्मी बोलेगी कोविड हो ना हो, टीवी बंद करके पढ़ ले। छोटू बोलेगा मम्मी गवर्नमेंट अस्पताल में आईसीयू बेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर आपके लिए बुक कर देता, आपका सिम्टम ही खतरनाक नजर आ रहा है। और तो भी बच्चा नहीं मानेगा ना, तो माताएं शांति का टिकली नहीं लगाना, बाहर शांति को नहीं छोड़ना, उसको मुस्कुरा के कहना, बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, कल बताती हूँ 9 बजे के बाद। क्योंकि होमवर्क तो सिर्फ 7:30 तक के लिए, उसके बाद तो आपको मुक्ति, लगाओ दिन धमाधम। दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि खुश रहना डिफिकल्ट हो गया है, मुस्कुराना डिफिकल्ट हो गया है। 1-2 बार प्यार से कहो, आधा घंटे के बाद क्रोध करना अब अच्छा लग रहा है। कितना गलत जीवन पद्धति है, कितना जीवन ओरिएंटेशन कितना गलत है। To always be happy and serene and stable and calm and cool and relaxed. आध्यात्मिकता हमें अच्छा, आसान और उसका आधार कैसे हैंडल करना है बच्चे को वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए कल सुबह के 7:30 बजे तक क्या करना है, खुश रहना है। हो सकता है, हो सकता है भाइयों के लिए एक बात बता देता हूँ, आप यहाँ से अभी घर जाएंगे, मान लो आप गाड़ी लेकर आए, मुझे यहाँ पता नहीं, मंदसौर का ट्रैफिक मैंने ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, इन सब शहरों का पूछे, भारत का ओवरऑल पूछे, तो भारत के लोगों का ट्रैफिक सेंस बहुत खतरनाक है। बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। लेफ्ट, हाँ जी, मंदसौर में भी ऐसे ही है। पता नहीं चलेगा, वेरी अनप्रेडिक्टेबल ड्राइविंग, कहीं से भी मनुष्य आ सकता है। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, पीछे से एक व्यक्ति ने ठाक करके टक्कर मार दी आपकी गाड़ी को। तो भाइयों आपको क्या करना है, पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना, वो घबरा के बैठा होगा, उनको 3 महावाक्य आपको उच्चारण करना। पहले पीछे वाले ड्राइवर को कहना, भैया चोट तो नहीं लगी? तो वो आपको ऐसे घूर के देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो, मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारा और आप मेरा हेल्थ इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरा, उसको मुस्कुरा के कहना, भैया क्या टक्कर मारी है आपने, अब तो कंफर्म है कि आप कोई दूसरे ग्रह से टपके हुए हो, धरतीवासी नहीं हो सके, यू आर नॉट एजिटेटेड। तीसरा और अंतिम महावाक्य कहने से आपको दिल को सुकून और शांति की अनुभूति होगी। राइट होने का भी अहंकार होता है, मैं राइट, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट होकर रो रहा व्यक्ति, कमाल है, राइट होकर दुखी है। अरे गलत वाला दुखी हो तो फिर भी समझ में आता है, राइट व्यक्ति और दुखी हो रहा है, तो राइट का भी तो कुछ अहंकार और अभिमान होना चाहिए ना। तो तीसरा महावाक्य आपको बड़ा आपकी ईगो को अच्छा लगेगा, उसको कहना, भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र। तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, तेरे को आंख के बटन है, इतना बड़ा गाड़ी नहीं दिख रहा था, एक्सीडेंट कर दिया, नुकसान, यही कहिए।
तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरे को आंख है कि बटन। सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास चले जाऊंगा, लेकिन बस उधर। दोस्तों, उस व्यक्ति ने आपके गाड़ी का नुकसान पहुंचाया, आपको उस गाड़ी के नुकसान के संपूर्ण कॉस्ट को प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार है। लेकिन गुस्सा करके, आवेश में आकर आप अपने हार्ट का, ब्लड के प्रेशर का, बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ने का अधिकार नहीं। हार्ट अगर वो क्रोध के कारण बिगड़ जाए तो कितने रुपए का नुकसान, पता नहीं। वो 5,000 के, उसने गलती की है, यस। आप अपने लिए गुड बनिए। शांति, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कई लोग सोचते हैं शांति मतलब कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं करे, सहन करे, चुप बैठे, सामने वाला सर पे चढ़ जाए। मेरे तो सर पे भी नहीं चढ़ सकता है, चढ़ेगा भी तो फिसल भी जाएगा। शांति इज नॉट पैसिविटी, शांति इज शक्ति, शांति इज पावर, द फर्स्ट पावर इज विल। छोड़ो नहीं ना। अर्थात कल सुबह के 7:30 बजे तक आप जो कार्य करें सब करना है, नॉर्मल करना है, लेकिन शांति से, खुशी से। घर का कार्य करिए, खाना बनाइए खुशी से, पढ़ाई करिए खुशी से, एग्जाम लिखिए खुशी से, हर चीज खुशी हो सकता है। कोशिश किया जा सकता है। कौन कौन ट्राई करेंगे? बहुत अच्छा। बस 1 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करते हैं। कल सुबह 7:30 बजे हम वापस पुनः मिलेंगे और इसको थोड़ा सा आगे, हमारा जो 5 विषय है उस पर हम इसको आगे लेके जाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। समय कितनी व्यस्तता हो करके भी आप सुबह सुबह यहाँ पर आए, हमारा मान बढ़ाया, दीदियों के इनविटेशन को स्वीकार किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट 1 मिनट, हाँ ताली बजाइए, 1 मिनट मेडिटेशन। मेडिटेशन को भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, लेकिन आज अच्छा चिंतन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं। हल्के होकर के बैठे, पीठ को थोड़ा स्ट्रेट कर लें, शरीर को आरामदायक स्थिति में बनाएं। अपने मन को कहें, हे मन, अगले 1-2 क्षणों के लिए तुम्हें भूतकाल में नहीं जाना है, भविष्य में भी नहीं जाना, ऑफिस, घर, परिवार, जिम्मेवारी, टू डू लिस्ट उसमें नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है। मेरा तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट है, जस्ट बी विद मी। बाहर की हर बात, हर चिंता से अपने मन को मुक्त कर वर्तमान में यहाँ लेकर आए। अपना पूरा ध्यान बाह्य जगत में होने वाली संवेदनाओं पर फोकस करें। पंखे की हवा को महसूस करें, एसी के ठंडी हवा को अगर आप पर पड़ रही है उसको फील करें, या आपको बीच बीच में गर्मी लग रही है उसको भी फील करें। गिरीश भाई की आवाज को महसूस करें। कोई सुंदर सा म्यूजिक बज रहा है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। धीरे से अपने ध्यान को, अटेंशन को, अवेयरनेस को भीतर की ओर केंद्रित करें। शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसको फील करें। आपका हाथ कहाँ है, पैर कैसे रखा हुआ है, पैर में जो आपने जूते चप्पल पहने हैं उसको फील करें। शू है, फुटवेयर है, जो कपड़े आपने पहने हैं उसको महसूस करें। कॉटन है, सिल्क है। श्वास पर फोकस करें। गर्म हवा बाहर की ओर, ठंडी हवा में नाक से ले आए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। दिल की धड़कन को महसूस करें। शरीर के अंदर होने वाली किसी भी संवेदना ध्यान पूर्वक एक्नॉलेज करें। धीरे से
अपने अटेंशन को और भीतर देखने का प्रयास करें, मन में क्या चल रहा है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरा मन शांत है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, मुक्त हूँ, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं, कोई बंधन नहीं। मन की इस शांति की अवस्था में एक अच्छा चिंतन करते मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति को अनुभव कर रहा हूँ, चारों तरफ शांति, भीतर भी शांति। आई एम फीलिंग गुड, अच्छा लग रहा है। मन में एक बार और दोहराए, मैं शांत स्वरूप। फिर से दोहराए, शांति मेरा स्वधर्म। सारा दिन हर कर्म करते हुए मुझे खुश रहना, शांत रहना, शांति और खुशी की स्थिति में हर कर्म करना, जो भी मुझे मिले उनको मुस्कुराहट की गिफ्ट देनी, खुश रहना। कल सुबह के 7:30 बजे तक हमें इस बात पर अटेंशन देना है। भगवान का दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी संस्था का धन्यवाद, माता पिता पति पत्नी बच्चे घर के हर सदस्य का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। With a deep sense of gratitude, सबके प्रति धन्यवाद की इस भावना से धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथ को रब करें, शांति के प्रकंपन को माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर, गाल में, मुख में। बहुत अच्छा। सबने फेयर एंड लवली लगा लिया? ऐसे ही लगाते, सदा फेयर और सदा लवली रहना। आज का दिन आपका बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, लाभप्रद हो, निर्विघ्न हो। कल सुबह 7:30 बजे तक फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। थैंक यू। जोर से ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश भाई का। सभी को अपना होमवर्क याद है।